हेलो गाइज, आज हमारी क्लास होगी यूपीएससी एमपीपीएससी एमसीक्यू। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्राचीन भारत के इतिहास के। ये सिविल सेवा और सभी एग्ज़ामों के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए विख्यात है। जो किस लिए? अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विख्यात है। तो आंसर इसमें दिया गया है बी, गुजरात। गुजरात कच्छ का रण। तो इसमें इसका जो व्याख्या भी दी गई है, धौलावीरा त्रिस्तरीय नगर योजना और प्राचीन जल संरक्षण प्रणालियों के लिए विख्यात है। धौलावीरा के लिए त्रिस्तरीय नगर योजना और जल संरक्षण प्रणाली के लिए और यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे घोषित किया गया है। उसे विश्व धरोहर में भी यूनेस्को की साइड में रखा गया है। इसके बाद हड़प्पा स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह यानी डॉकयार्ड है। तो ये भी भोगवा नदी किनारे है। जो लोथल है वो किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। जो क्या है, एक डॉकयार्ड यानी एक बंदरगाह है जो हड़प्पा कालीन स्थल है और जो है व्यापार करने के लिए सुगम मार्ग बना है। जी, ऋग्वेद के अगला है, अब इसके बाद अगला देख लेते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध? ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध, जिनमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, 5 आर्य और 5 अनार्य शामिल थे, का वर्णन मिलता है। तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो बी नंबर का ऑप्शन है। इसमें क्या है? 7वें मंडल का। इसकी व्याख्या है, यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं की संग बीच लड़ा गया। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संग के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। तो ये अपना व्याख्या हुई इसकी अपन ने। एक बार फिर से देखो, पहला क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का बी है और इसका है भोगवा नदी। सबके बी ऑप्शन चल रहे हैं। इसमें 7वें मंडल में है दशरथ युद्ध के बारे में। इसके बाद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में प्रथम बार 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? इसमें बी नंबर पुरुष सूक्त में मिलता है। मैंने पहले पढ़ा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है पुरुष सूक्त के अंतर्गत आते हैं। पुरुष सूक्त में एक आदि पुरुष के अंगों के 4 वर्णों के जन्म की अवधारणा दी गई है। एक आदि पुरुष के 4 वर्णों के जन्म की अवधारणा दी गई है। किसमें? पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में? तो प्रथम 4 वर्ण पुरुष सूक्त में है। इसके बाद ये जल्दी जल्दी वाली सीरीज है, जिसे आप जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर सके। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। मुंडकोपनिषद लिया गया। व्याख्या, सत्यमेव जयते का भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो देवनागरी लिपि में भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। इसके बाद प्रसिद्ध महाजनपद अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी। इसकी दक्षिणी राजधानी क्या थी? तो महेशमती। दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? महेशमती थी। तो यह प्राचीन मालवा का अवंती महाजनपद 2 भागों में विभक्त है। उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महेशमती को कहा गया है। इसकी व्याख्या में अपन ने देख लिया है कि प्राचीन मालवा जो अवंती महाजनपद है उसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती को उज्जैनी और दक्षिणी अवंती को महेशमती कहा गया है। इसके बाद अगला है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो हम किससे प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र यानी जैन धर्म से प्राप्त होती है। ए नंबर का ऑप्शन है इसका, अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। व्याख्या, इसकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की प्रमाणिक जानकारी इन दोनों धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। कौन? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद अगला देख लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किस शासक के शासनकाल में राजगृह में हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। और किस शासनकाल में हुआ था? किसके? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। हर्यक वंश के शासक कौन थे? अजातशत्रु। उसके शासनकाल में जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगृह में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इसमें सुत्पिटक और बिना पिटक की रचना हुई थी। जब ये हुई थी बौद्ध संगति तब इसमें किसकी रचना हुई थी? सुत्पिटक और बिना पिटक की। उसके बाद अगला देख लेते हैं
नौवें नंबर का चतुर्थ बौद्ध संगति जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, कहाँ आयोजित की गई थी? जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो हीनयान और महायान जो है उसमें क्या हो गया था, हीनयान और महायान विभाजित हो गए थे, अलग अलग बट गए थे, दो महाजनपद अलग अलग बन गए थे। हीनयान और महाजन दो अलग अलग संघ बने थे। वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी ये कनिष्क के शासनकाल में। व्याख्या देख लेते हैं। चतुर्बौद्ध संगति सम्राट कनिष्क के समय वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष की ने आयोजित की थी, इनने आयोजित की थी। चतुर्बौद्ध संगति हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी, वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष थे उनके, और ये कुंडलवन और कश्मीर में हुई थी। अगला देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत ब्रह्मचर्य को 5वें महाव्रत के रूप में किसने जोड़ा? तो स्वामी महावीर ने। 24 तीर्थंकर कौन थे? स्वामी महावीर, उनने जोड़ा। 23वें जो है पार्श्वनाथ हैं, और 24 में कौन है? महावीर है, इनने जोड़ा। अपन व्याख्या देख लेते हैं। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह थे, जिनमें महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। आगे देख लेते हैं। ऋषभदेव जो है, इसमें ऋषभदेव जो है प्रथम थे, फर्स्ट थे, और स्थूलपाद भद्रबाहु भी इनके बाद ही आए हैं। ऋषभदेव प्रथम थे, इतना याद रखना जरूरी है कि ऋषभदेव प्रथम थे, महावीर 24 में थे, और पार्श्वनाथ जो है 23 में थे। इंपॉर्टेंट यही है। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। और व्याख्या क्या है इसकी? बिंबिसार ने कूटनीति और वैवाहिक संबंधों जैसे लिच्छवी और कौशल की राजकुमारी, और लिच्छवी से जो जैसे लिच्छवी कौशल की राजकुमारी के माध्यम से मगध साम्राज्य का विस्तार किया। तो बिंबिसार ने क्या किया था? अपनी कूटनीतिक और वैवाहिक संबंध जोड़े उसने कौशल की राजकुमारी और लिच्छवी से, और मगध साम्राज्य का विस्तार किया इससे उसने। इसके आगे अगला देख लेते हैं अपन। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का नामक जो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता नामक उच्च अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? उच्च अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्टर करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना काम था। राजस्व संग्रह करता, राजस्व को एकजुट करना, मतलब जो भूमि राजस्व आएगा, जो पैसा आएगा उसको इकट्ठा करना। व्याख्या देख लेते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार समाहर्ता राजस्व संग्रह करने और राजकीय बजट तैयार करने का प्रमुख उत्तरदायी अधिकारी था। चाणक्य की अर्थशास्त्र क्या कहती है कि जो समाहर्ता था वो राजस्व संग्रह और राजकीय बजट तैयार करने का मुख्य प्रमुख उत्तराधिकारी था। इसके बाद अगला देख लेते हैं अपन। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के भयानक विनाश और अशोक के धम्म विजय अपनाने का उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में है शायद ये। हाँ, 13वें शिलालेख में है, ये दिखाया गया। थर्ड रॉक एडिक्ट के बारे में बताया। व्याख्या क्या है? यह अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। 13वां शिलालेख जो है अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध में जन धन की हानि और उनके हृदय परिवर्तन का विस्तृत वर्णन है। जब कलिंग युद्ध हुआ था तब उसने कम से कम 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म में शामिल हुआ वो अशोक। अगला देख लेते हैं। जिसमें मौर्य काल में निर्मित प्रसिद्ध सांची स्तूप का सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में किस जिले में? तो रायसेन जिले में है। जिला रायसेन। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह रायसेन जिले में स्थित है। यूनेस्को को विश्व धरोहर में से शामिल किया गया है। यूनेस्को ने क्या किया है? इसको विश्व धरोहर में शामिल किया है। अब इसके बाद है अगला देख लेते हैं। प्रसिद्ध मौर्यकालीन ग्रंथ इंडिका के लेखक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। चंद्रगुप्त के दरबार में थे और कौन थे? यूनानी राजपूत थे। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। व्याख्या देख लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर राजदूत था। उसने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन मौर्यकालीन समाज का वर्णन किया है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किस शासक ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। एक शुंग जो है ब्राह्मण राजवंश था। ये पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी स्थापना की, और ये जो मुस्लिम का कट्टर विरोधी था, क्योंकि जी ब्राह्मण जो है राजवंश था। व्याख्या देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त का सेनापति था। अंतिम मौर्य राजा कौन थे? बृहदत्त। उनका कौन था? सेनापति था।
उसने सांची और भरूच स्तंभों का जो भरूच स्तूप है उनका क्या किया, पुनरुद्धार करवाया। भरूच सतना में है और सांची के स्तूप जो है रायसेन में है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा यानी विजयनगर में प्रसिद्ध गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण किस यवन राजदूत ने करवाया था। MPPSC विशेष है, आ सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश के सापेक्ष में है। तो हेरोडोटस ने करवाया था। हेरोडोटस ने करवाया था। व्याख्या क्या है इसकी, हेरोडोटस तक्षशिला के राजा एंटियालकिड्स का राजदूत है। हेरोडोटस कौन था, तक्षशिला के राजा एंटियालकिड्स का राजदूत था, जिसने भागवत धर्म स्वीकार कर विदिशा में गरुड़ ध्वज मतलब गरुड़ स्तंभ की रचना की या बनवाया, उसे इसका निर्माण करवाया। भागवत धर्म स्वीकार किया था उसने, अब मतलब विष्णु भगवान को मानने लगा था। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले व्यापक पैमाने पर किस राजवंश के शासकों द्वारा चलाए गए। तो सबसे पहले कुषाण वंश ने चलवाए थे, विशेषकर बिम कटफिसस व कनिष्क ने। किसने, बिम कटफिसस ने और कनिष्क ने। व्याख्या देख लेते हैं, सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक्स ने जारी किए थे, परंतु सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। तो सबसे पहले किसने, हिंद यवन ने जारी किए थे सबसे पहले, लेकिन जो शुद्ध सोने के हैं वो कुषाणों ने किए। इसके बाद अगला देख लेते हैं अपन, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त ने किस दरबारी कवि द्वारा संस्कृत भाषा में की थी। तो हरिसेन के जो समय की थी, हरिसेन ने की थी। यह अभिलेख, व्याख्या देख लेते हैं, यह अभिलेख चंपू शैली यानी गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण लिखा गया है, जो समुद्रगुप्त की विजयों और सैन्य अभियानों का प्रमाणिक विवरण देता है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त ने किस दरबारी कवि, तो हरिसेन के संस्कृत भाषा में की थी उसी के समय। अगला देख लेते हैं, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने अपनी सैन्य विजयों के कारण किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किसने कहा था, B.A. स्मिथ ने कहा था। किस इतिहासकार ने, तो B.A. स्मिथ ने कहा था, सैन्य विजयों के कारण। तो इसकी व्याख्या देख लेते तो समझ में आ जाएगा। व्याख्या, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त उत्तरी भारत के 9 और दक्षिणावर्त 12 राजाओं के पराजित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। आर्यवर्त में 9 और दक्षिणावर्त में 12 राजाओं के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसका अगला देख लेते हैं, नवरत्नों यानी 9 विद्वानों की सभा को नवरत्न बोला जाता है, किस गुप्त सम्राट के दरबार की विशेषता है। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त कई हुए हैं, तो याद रखना, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय है जो उनने जो है 9 विद्वान नवरत्न की गुप्त सम्राट की दरबार की व्याख्या की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में महाकवि कालिदास, बारामीर, धनवंतरी, अमर सिंह जैसे 9 रत्न सुशोभित थे। उनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे कालिदास, बारामीर, धनवंतरी और अमर सिंह 9 रत्नों में शामिल थे। इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किस गुप्त राजा के शासनकाल में आया था। तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, 399 से 414 ईसा पूर्व में। व्याख्या देख लेते हैं, फायान ने गुप्तकालीन मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। किसने बताया, चीनी यात्री फायान ने बताया गुप्तकालीन मालवा को, क्योंकि वो मालवा घस गई था और कहीं घुमा होता तो और पता होता, पर वो मालवा ही गया था, इसलिए उसे मालवा के बारे में ही पता था। इसके बाद अगला देख लेते हैं अपन, प्राचीन भारत के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो महेंद्रादित्य, उसका नाम क्या था, महेंद्रादित्य भी था उसका नाम, कुमारगुप्त ने की थी। व्याख्या देखते, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कैसे किया था, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। इसके बाद अगला देख लेते हैं, भारत में क्रूर हुणों के आक्रमण को असफल करने तथा उन्हें पराजित करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है। तो स्कंदगुप्त को जाता है। व्याख्या देख लेते हैं, जूनागढ़ का भीतरी स्तंभ लेख से स्पष्ट होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों के भीषण आक्रमण को विफल कर भारतवर्ष की रक्षा की। जूनागढ़ का जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे स्पष्ट होता है कि जो स्कंदगुप्त ने हुणों के भीषण आक्रमण को विफल कर भारतवर्ष की रक्षा की। अगला देख लेते हैं, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण 510 ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जिला सागर। एरण अभिलेख कहाँ का है, सागर का है।
व्याख्या देते हैं भानुगुप्त के कृष्ण के अभिलेख की रचना किसने की? भानुगुप्त ने की। उसके सेनापति गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के सती होने पर स्पष्ट उल्लेख मिलता है उसका। उसके बाद अगला देख लेते हैं, वर्धन यानी पुष्यभूति वंश के, वर्धन वंश की पुष्यभूति का वंश है ये। पुष्यभूति वंश के सबसे महान शासक सम्राट हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, जिसे बाद में कन्नौज स्थानांतरित कर दिया गया? तो थानेश्वर थी, जो हरियाणा में है। व्याख्या देख लेते हैं, हर्षवर्धन ने प्रशासनिक सुगमता हेतु अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर गंगा तट स्थित कन्नौज को बना लिया था। थानेश्वर से कहाँ कर ली थी? कन्नौज। अगला देख लेते हैं, हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक कालजयी संस्कृत रचनाओं के रचयिता कौन थे, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? बढ़िया, बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। व्याख्या है, बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के प्रधान दरबारी विद्वान थे। उन्होंने हर्षचरित में हर्ष के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन किया है। अगला है, सम्राट हर्षवर्धन और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा तट पर हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो हमें ऐहोल अभिलेख में मिलता है इसका वर्णन। इसने रवि कीर्ति ने ऐहोल की रचना की है, ऐहोल अभिलेख की। चलो पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या भी अपन। व्याख्या में, रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिण भारत विस्तार के अभियान को नर्मदा तट पर रोक दिया था। रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख है, उसके अनुसार जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में विस्तार किया था, उसके अभियान को क्या किया था? नर्मदा तट पर उसे रोक दिया था, उस पर विराम लगा दिया था, उसे उसका विरोध किया था वहाँ पर रोकने का। आगे अगला देख लेते हैं, 29वें नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाने वाला किसका है? यात्रियों का राजकुमार किस भारतीय राजा के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय और देवपाल में से कौन? तो हर्षवर्धन। यात्री को राजा किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और फायन किसके में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण सीयूकी नामक पुस्तक में लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय लिखा और नालंदा विश्वविद्यालय वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की। हेनसांग ने क्या किया? अपनी उनकी पुस्तक कौन थी? सीयूकी। उसमें उस पुस्तक में क्या लिखा है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी लिखा है और उसमें बताया कि हमने वहाँ शिक्षा ग्रहण की नालंदा विश्वविद्यालय में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और हेनसांग किसके समय? हर्षवर्धन के समय आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण 950 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व के मध्य किस राजवंश के राजाओं द्वारा करवाया? सबको पता है, चंदेल वंश के राजाओं द्वारा, जैसे धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर। व्याख्या देख लेते हैं अपन। खजुराहो के मंदिर नागर शैली स्थापत्य के अनुपम उदाहरण है, जिनमें कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोच्च शिखर पर है, सबसे ऊंचा शिखर है इनका कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन आ जाता है, MPPSC में आ चुका है क्वेश्चन 24 या 23 बार के कंदरिया महादेव मंदिर का सब, मतलब जो खजुराहो के मंदिर में सबसे ऊंचा शिखर किसका है? तो कंदरिया महादेव मंदिर का है। कोई भी मंदिर पूछ सकते हैं, पतंगेश्वर के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो और 9 इसका अगर याद ना रहे तो 9वीं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं अपन। और खजुराहो के चंदेल शासकों ने करवाए थे, अब विश्व धरोहर में भी शामिल है। तो बस आज की क्लास यहीं थी, खत्म होती है आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। तो अपना 30 क्वेश्चन देख लीजिए, क्विक रिवीजन था। आपको पसंद आई हो क्लास तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।